जुलाई 2025 की यह बात है। उत्तर प्रदेश के डीएसपी पद पर तैनात विनोद कुमार श्रोही, जो कि एसटीएफ नोएडा से 2022 में रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद उनको विभागीय कुछ काम होता है, तो वो एसएसपी साहब, जिसका नाम मीर हसन होता है, उनके साथ वह बिजनौर के कचहरी में जाते हैं। कचहरी में जाते हैं, वहां जाने के बाद से वो अपना काम निपटा लेते हैं और निपटाने के बाद जैसे ही वो बाहर निकल रहे होते हैं कि अचानक जो कचहरी की जो सीढ़ियां होती हैं, उस सीढ़ियों पर एक 6 फुट का आदमी आता है और उनका पैर छूता है। पैर छूने के बाद उनको नमस्कार करता है और नमस्कार करने के बाद वो कहता है कि साहब, पहचाना मुझे आपने? तो डीएसपी साहब वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। क्या कहाँ पे तुम्हारी पोस्टिंग है? तो वो कहता है, अरे साहब, पोस्टिंग की कोई बात नहीं है। इससे कुछ साल पहले जो सब इंस्पेक्टर की मौत हुई थी, उसको किसी और ने थोड़ी मारा था, उसको तो मैंने ही मारा था। डीएसपी साहब से वो कहता है कि सर, मुझे एक बात आप बता दीजिए कि जब मैंने कोई सबूत नहीं छोड़ा था, तो आपको मेरे खिलाफ ऐसा क्या मिल गया जिसकी वजह से मुझे सजा हो गई? आखिर आपको पता कैसे चला कि मैंने ही उसका कत्ल किया है? डीएसपी साहब कहते हैं मीर हसन से, उनसे कहते हैं, क्यों भाई मीर हसन, कहानी बता दी जाए? मीर हसन कहते हैं कि साहब, मैं भी सुनना चाहता हूं, लेकिन डीएसपी साहब कहते हैं कि देखो, यह कॉन्फिडेंशियल मामला है और इसको हम ऐसे उजागर नहीं कर सकते, ये विभागीय बात है, हम तुमको यह बात नहीं बता सकते। फिर वो नमस्कार करता है और वहां से चला जाता है। लेकिन डीएसपी साहब के दिमाग में वो बात घूमने लगती है। जैसे ही कुछ दूर गए रहते हैं कि मीर हसन कहते हैं, जो एसएसपी रहते हैं, वो कहते हैं कि साहब, मुझे भी जिज्ञासा हो रही है, मुझे भी जानने का हो रहा है कि सच में जब उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था, तो आपने उसको पकड़ा कैसे? अब मीर हसन सवाल करते जाते हैं और डीएसपी विनोद कुमार जी होते हैं, वो जवाब देते जाते हैं। वो कहते हैं कि देखो, अगर ये नहीं पकड़ा गया होता तो उनके बेटे के ऊपर इल्जाम आ जाता और वो जिंदगी भर जेल के सलाखों में पड़ा रहता। तो इस घटना को और हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। यकीनन आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। इस स्टोरी को मैं पूरा सुनाने जा रहा हूं और आप ध्यान से सुनिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज ऑफिशियल 003 में। दरअसल आज जिस सच्ची घटना की बात हम करने जा रहे हैं, यह घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का है। मेरठ जिले में एक थाना पड़ता है मेडिकल थाना में एक जगह पड़ता है जागृति विहार सेक्टर 9, वहां की यह घटना है। 4 अगस्त 2016 की बात है। सुबह लगभग 4 बजे होंगे कि एक इंस्पेक्टर साहब, जिसका प्रेम सिंह नाम होता है, वो टहलने के लिए निकलते हैं और कुछ ही दूर पर जाकर खड़े हो जाते हैं अपने दोस्त के इंतजार में। जब उनके दोस्त आते हैं, जिसका नाम होता है दयाराम, नाम होता है उनका, दयाराम जी जैसे ही प्रेम सिंह के पास जाते हैं, दरअसल जो दयाराम जी होते हैं, ये सब इंस्पेक्टर से रिटायर हो चुके हैं और उनके पास सब कुछ काम होता नहीं है, इसीलिए वो घर पे बैठे रहते हैं। तो कहीं थोड़ा चलना फिरना हो जाए, इसीलिए दिन में तो कहीं जाते नहीं है, ज़्यादातर समय इनका घर पे ही बीतता है। लेकिन सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए दयाराम और प्रेम सिंह सुबह सुबह हर रोज का इनका काम होता है, 4 बजे ऐसे टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं। इसी क्रम में एक दिन ऐसे ही घूमने के लिए 4 बजे जाते हैं कि अचानक से एक आदमी आता है और उनको दयाराम जी को नमस्कार करता है। इतने देर में जो प्रेम सिंह होते हैं, वो कुछ 10 कदम 20 कदम आगे बढ़ चुके होते हैं। दयाराम जी को नमस्कार करता है और कहता है कि साहब, मुझे पहचाना आपने? तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। तो कह रहा, हाँ, मैं यही जानना चाह रहा था कि आपने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना। उसके बाद वो उनके एकदम करीब चिपक जाता है और अपने शरीर के अंदर से असला निकालता है, बंदूक,
और सीधे उनके दिल पर वार कर देता है, शूट कर देता है उनको। तकरीबन 2 गोली चलाता है और चलाने के बाद जैसे ही आवाज जाती है, उधर प्रेम सिंह जी होते हैं, वो वापस उधर से भाग के आते हैं, लेकिन ये आदमी यहां से गायब हो जाता है। और वापस आने के बाद से इनको उठा लेते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। क्योंकि अभी दयानंद की हालत होती है बात करने की, वो प्रेम सिंह से कहते हैं कि देखो, मुझे तुम अभी तुरंत उल्टा कर दो, अगर उल्टा कर दोगे तो मेरा जो ये ब्लड है वो बाहर निकल जाएगा, नहीं तो ये अंदर चला जाएगा और मेरा ब्लड जम जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। उसके बाद उनको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल जाते जाते उनकी मृत्यु हो चुकी होती है। अब इस केस को इंस्पेक्टर साहब को सौंपा जाता है और वो उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। काफी समय बीत जाता है, लेकिन कातिल का पता नहीं चल पाता है। एक दिन अचानक से एक फोन आता है, जो कि वहां से 80 किलोमीटर दूर, मेरठ से 80 किलोमीटर दूर बिजनौर, वहां से एक फोन आता है। वहां से फोन आता है और वो कहते हैं कि साहब, दयानंद की जो मृत्यु हुई थी उसमें कुछ सुराग मिला। तो जो इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, और मुझे कुछ सुराग मिला है और आप मेरे पास आओ, मैं आपको बताता हूं। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब बिजनौर जाते हैं और बिजनौर जाने के बाद से बात ये होती है, ये सन 1992 की बात है। बिजनौर में एक परिवार रह रहा होता है जिसकी मां नर्स होती है और उसी के जस्ट सामने एक डॉक्टर होती है। उसकी एक लड़की होती है बहुत खूबसूरत। जब ये नर्स का बेटा, इसके 2 बेटे होते हैं, नर्स का बेटा उस टाइम तकरीबन उसकी एज यही कोई 20 साल होगी। वह लड़का उस जो सामने डॉक्टर होती है उसकी बेटी से प्यार करने लगता है। एक दिन उसकी लड़की कहती है, जो डॉक्टर की लड़की होती है, वो कहती है कि माँ, मैं जो सामने वाला लड़का है उससे मैं प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। है कि ये तुम क्या कह रही हो। उसको बहुत डांटती हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं और कहती है ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद आगे ये कॉलेज में जाते हैं। दोनों का इत्तेफाक से एक ही कॉलेज पड़ जाता है और दोनों कॉलेज में एक ही साथ पढ़ने लगते हैं। अब इनका मिलना जुलना बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब इनको कोई रोक चेक होता नहीं है, क्योंकि ये कॉलेज जाते हैं और कॉलेज जाने के बाद से अपना घर पे भी आके ये इधर उधर मिलते रहते हैं। इसकी माँ को जब यह बात पता चलती है, वह इस रिश्ते से डॉक्टर खुश नहीं रहती है और वो उसको मना करती है। कहती है देखो, तुम्हें इससे बिल्कुल नहीं मिलना है, इस लड़के से। जो डॉक्टर की लड़की होती है उसको मना करती है कि देखो, तुमको बिल्कुल नहीं मिलना है। लेकिन ये मानते नहीं है और ये भाग के देहरादून चले जाते हैं। और वह लड़का अपने एक दोस्त से बोला रहता है कि देखो, मैं तो जा रहा हूँ इस लड़की को लेके, लेकिन यहाँ की कोई भी बात होगी तुम मेरे तक पहुँचाते रहना। जब ये लड़का लड़की दोनों देहरादून चले जाते हैं, तो देहरादून चले जाते हैं, उसके बाद इसकी माँ कंप्लेन करती है और इसके पिता को, जो लड़का का पिता होते हैं, उनको थाने में लेके चले जाते हैं पुलिस वाले। और पुलिस वाले मीन्स कि यही दयाराम जी उस टाइम सब इंस्पेक्टर होते हैं। तो इन्हीं के पास केस जाता है, ये लेकर थाने चले जाते हैं और इनको बहुत मार पिटाई करते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं। लड़का जब फ़ोन करता है अपने दोस्त को, कहता है कि वहाँ का हाल बताओ, क्या कुछ हो रहा है। तो लड़का कहता है कि यार, तेरे पिता को पुलिस लेके गई है और वो बहुत बेइज्जती कर रही है। तेरे पिता, मैं गया था वहाँ थाने में, तो बैठ के रो रहे थे और उनको बहुत बेइज्जती फील हो रही है और काफ़ी उनको दिक्कत हो रही है। लड़के को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो वहाँ से तुरंत अगले दिन देहरादून से वापस आ जाता है बिजनौर, और आकर थाने में जाता है और कहता है कि ये लो लड़की आपके पास में है और मेरे पिता को छोड़ो, और तुमने इतना कुछ मेरे पिता के साथ क्यों किया। चूंकि लड़का नाबालिग होता है, 21 साल पे बालिग होते हैं, वो 20 साल का होता है और लड़की 21 साल की होती है। तो आगे का केस चलता नहीं है, क्योंकि अगर कोई बात होती तो उसमें लड़का दोषी ना पाकर लड़की ही दोषी पाई जाती, तो वहीं पे बात खत्म हो जाती है। लेकिन लड़का उसको फिर भी प्यार करता रहता है।
अब उसके दिमाग में यह बात, अच्छा उस टाइम वो घूस भी देता है पुलिस वाले को, जो दयाराम जी होते हैं, वो 5,000 रुपये रिश्वत भी देता है। दिमाग में उस बेइज्जती का बदला हमेशा घूमता रहता है। वो सोचता है कि मेरे पिता को इन लोगों ने बहुत बेइज्जती की। पिता उसके आते हैं, कई बार वो रात को ये सोए रहते हैं। अच्छा, इसी बीच में जो लड़का होता है, इसकी माँ का डेथ हो जाता है। 1997 में इसकी माँ चल बसती है। अब इसके 2 भाई और एक पिता और एक बहन, यही चारों साथ में रह रहे होते हैं। अब पिता कई बार रात को नींद में उठ के और बैठ जाते हैं, कई बार रोने लगते हैं। मतलब कि उनको अंदर ही अंदर वो जो बेइज्जती हुई रहती है वो फील होता रहता है। लड़का उठता है, कहता है पिताजी क्या हुआ? तो कहते हैं नहीं बेटा, वही कुछ बातें याद आ गई। तो वो कहता है कि पिताजी मैं आपको माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा। और इनके बाप बेटे में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, ये एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तो बाप कहता है कि बेटा परेशान मत हो, कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे कभी कभी वो बात याद आ जाती है, इसलिए मैं जो है कि सोचने लगता हूँ। लेकिन बेटे को अंदर ही अंदर ये बात खाने लगती है कि मेरी वजह से पिता की बेइज्जती हुई। उसके बाद ये सोचने लगता है कि मुझे कैसे बदला लेना है। उसी बीच ये लड़का एक दारू के कारोबारी होते हैं, उनके 4-5 आदमियों को ये शूट कर देते हैं, उसको जान से ख़त्म कर देते हैं। उसी केस में इसको जेल जाना पड़ता है। जेल हो जाने के बाद से इसी बीच में इसकी बहन की भी शादी हो जाती है, जो कि कभी दोबारा मुड़कर वो मैके नहीं आती है, शायद इस वजह से कि उसका भाई इस तरह का काम किया है, या जो भी रीजन रहे हो, वो वापस मुड़ के नहीं आती है, जैसे कि इन लोग से रिश्ता ही उसने ख़त्म कर लिया हो। उसी बीच में इसके बड़े भाई की भी शादी हो जाती है, और वो भी जो है कि शादी करने के बाद से जो है कि कुछ ही समय के बाद से किसी बीमारी की वजह से इसके भाई की भी मृत्यु हो जाती है, और जो उसकी भाभी होती है वो छोड़ के चली जाती है। अब उसका पिता घर में अकेले बच जाता है, और कुछ ही समय के बाद से चूंकि इस लड़के के खिलाफ कोई गवाही नहीं देता है, कोई गवाह नहीं होता है, इसलिए वो लड़का कुछ ही समय के बाद से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद से अब पिता के साथ वो अकेले रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको यह बात खाती रहती है। कभी भी अपने पिता को देखता है तो उसको वह बात याद आ जाती है कि मुझे उससे बदला लेना है, उस पुलिस वाले से बदला लेना है। उसके बाद उस पुलिस वाले का वो हिस्ट्री निकालता है तो पता चलता है कि वो 4 साल पहले ही रिटायर हो चुका है। उसके बाद उसका एड्रेस निकालता है, और एड्रेस निकाल के किसी तरीके से वो जाता है और उसको ढूंढता है। एक दिन उसका घर मिल ही जाता है, दयाराम जो इंस्पेक्टर होते हैं उनका घर मिल ही जाता है। उसके बाद वो उनके ऊपर वॉच करता है, और वॉच करने के बाद से वो जैसे ही उसको पता चलता है कि सुबह सुबह ये मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, वो वैसे ही जाके और एक दिन इनको सुबह सुबह पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद से वो उनको गोली मार देता है। और गोली मारने के बाद से वह जेल चला जाता है। जेल जाने के बाद से फिर जब वापस आता है तो वही जो डीएसपी विनोद कुमार होते हैं उनसे वो बात पूछ रहा होता है कि साहब, मैंने जब मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था, कोई गवाह भी नहीं थे, हालांकि गवाह भी नहीं थे, किसी ने देखा ही नहीं था कि वो किसने जो है कि दयाराम को किसने गोली मारी, किसी ने नहीं देखा था। तो वही वो कहता है डीएसपी साहब से, विनोद कुमार से, कि आपने मेरे को पकड़ा कैसे? जब मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था तो आपने मुझे पकड़ा कैसे? उसके बाद उन्होंने उसको कुछ बताया नहीं है कि देखो ये विभागीय बात है, मैं तुमसे इसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं करूंगा, कहानी सुन लो ठीक है, पर कैसे पकड़ा गया इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो इसी सवाल को लेके हमेशा के लिए वो वहां से चला जाता है, दिमाग में एक सवाल लेके कि मैं पकड़ा कैसे गया। जब वो लड़का जा रहा होता है तो एक बस में सफर कर रहा होता है, वहीं एक लड़की खड़ी होती है और ये सीट पे बैठा होता है। उस लड़की को देखता है और कहता है कि मैडम आप सीट पे बैठ जाओ। अपने खड़ा हो जाता है और उसको बैठने के लिए कहता है। वो कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। वो कहता है नहीं मैडम, इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा है और अब आपको काफ़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए आप बैठ जाओ। वो बैठ जाती है और बैठने के बाद से
उसी उतने ही समय में ना जाने कैसे इन दोनों का अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति हो जाता है, और जैसी बस से उतरते हैं एक साथ वो आपस में बातचीत करते हैं, और धीरे धीरे कुछ समय मिलने जुलने के बाद से वो आपस में शादी कर लेते हैं। फिलहाल उसकी एक बेटी बहुत सुंदर है और वो बहुत आराम से रह रहा है, और वो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है, जो कि 1999 में जो पढ़ाई के साथ साथ मैच ही अच्छा खेल रहा होता है, तो उसकी ट्रेनिंग उन बच्चों को आज देता है। और इससे पूछा गया कि दयाराम है, उनको मार के तुम्हें मिला क्या? उसने कहा कि साहब मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या मिला, बस ये है कि जो 17 सालों में मैंने जो इंतजार किया था और मैंने एक भी रात ढंग से सोया नहीं था, जिस दिन मैंने दयाराम को मारा उस दिन मैंने बहुत सुकून से सोया, और जेल में भी मैं रहा तो मैं बड़े सुकून से सो रहा था। तो ये बस होनी थी, हो गई, मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने क्यों ऐसा किया, समझ नहीं आया, लेकिन हो गया। फिलहाल अभी मैं बहुत आराम से वो जिंदगी अपना व्यतीत कर रहा है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का, बताने का मकसद किसी गांव को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।